Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus Islamabad. As you know, this lecture series is coming from this university in lieu of Learning Management System with the course code of CSC 350. Dear students, so far we have studied around 6 lectures and this is the 7th lecture. This lecture is important in the context of understanding the strategy, planning, tactics, comparative dynamics. So before we start this lecture formally, let us review very quickly what we have studied in the previous lecture. This is what we studied in the last lecture. We tried to understand what is decision and how decision making is done, what is the significance of this decision making, and at what time what type of decision is to be made in the strategy, and how the decision should be coordinated with the objectives. Then in the sense the decision making is related to the cognition or intuition or the mental faculties or the qualities of mind. Therefore, we also studied at length the role of intuition and the cognitive biases, and we also discussed the type of cognitive biases which arise when we make decision. We also differentiated between the rational decision and the irrational decisions, and then the bounded decision, the bounded rationality, wherein we discussed the time constraints. So within time constraint, within the given circumstances, when a manager makes a rational decision, that rational decision is with specific to that particular time and the resource constraint. One thing which we missed out in the last lecture, that was Delphi method. What is Delphi method? This is what I promised to discuss in the subsequent lectures. So today in the start we will discuss what is Delphi method. Delphi method बहुत सिंपल है. डिसीजन मेकर्स इकट्ठे नहीं मिलके बैठते, बल्कि ओपिनियन लेते हैं इंडिविजुअल से जो एक दूसरे से फासले पर हैं. उनसे एक ओपिनियन, एक इशू डिस्कस होता है और या क्वेश्चनेयर उनको सर्कुलेट किया जाता है रिगार्डिंग एन इशू, और उसके जवाब में इन द रेजोल्यूशन ऑफ दोज इश्यूज कुछ सजेशंस आती हैं. सपोज 10 लोग हैं, 10 इंडिविजुअल्स हैं जिनसे किसी भी स्पेसिफिक इशू के ऊपर ओपिनियन ली गई है और उन्होंने अपनी राय और अपना डिसीजन दिया. अब ये सारे डिसीजन एक जगह इकट्ठे करके इनको सम अप करके, और ये डिसीजंस फिर ये जो ओपिनियंस होती हैं 10 लोगों की, ये सबको कम्युनिकेट कर दी जाती हैं. उसके बाद वो हर एक उन 10 में से हर एक जो है उसको रिव्यू करता है, पढ़ता है और फिर अपनी एक ओपिनियन देता है उन्हीं इश्यूज के ऊपर. ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है अनटिल द कंसेंसस इज बिल्ट. तो एक कंसेंसस डिसीजन बिल्ड होता है, इसको डेल्फी मेथड कहते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं, लेकिन वो अपनी राय इम्पोज करना चाहते हैं. लेकिन जब उनको मल्टीपल ओपिनियन, मल्टीपल वेज ऑफ डिसाइडिंग एन इशू शेयर होता है, दे चेंज देयर डिसीजन, they adapt the opinion of the other people partly,
and with partial adjustment process the consensus is built. इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें हर एक को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। अपनी ओपिनियन लोग चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अडाप्ट करते हैं, अडाप्टेबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है जब हम दूसरे लोगों को सुनते हैं, अपनी राय को उनकी राय से कंपेयर करते हैं, और एक ओपिनियन दे के जब 9 अदर ओपिनियंस आर शेयर्ड विद अस, तो उसमें हमारी लर्निंग इंफॉर्मेशन बिल्ट होती है और हमारी जो कॉग्निटिव बायसेस जो हैं वो अनबायसेस में चेंज हो जाती हैं, और इस तरीके से एक कंसेंसस बिल्ट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो मैनेजरियल पर्सपेक्टिव में अराइज होते हैं, जिसमें अगर तमाम मेंबर्स को, तमाम इंडिविजुअल्स को जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर उनको सामने बिठा दिया जाए तो मुमकिन है इंस्टेड ऑफ रीचिंग कंसेंसस दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो डेल्फी मेथड एक इस अनटुवर्ड सिचुएशन से बचने का एक तरीका भी है। आगे बढ़ते हैं, इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो बुक में भी दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िएगा। इस वीडियो लेक्चर के साथ जो लेक्चर नोट्स हैं उनको भी पढ़िएगा, उसमें भी कुछ मैंने इसको ब्रीफ किया हुआ है, बुक को सम अप किया हुआ है, चैप्टर को सम अप किया हुआ है। दैट विल बी वेरी यूजफुल आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर। when you read the handouts and the lecture notes, they will be very useful to understand what is Delphi method and how decision making is built on the Delphi method. मज़ीद अगर डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स, वो यकीनन हम लेक्चर में सारी एग्जांपल्स मुश्किल होता है कवर करना, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले वेरी क्विकली ये रिव्यू को हम देख लें। हमने डिसीजन पढ़ा, रैशनल डिसीजन मेकिंग पढ़ी, और इरैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और एक बाउंडेड डिसीजन क्या होता है, और इनके हर एक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। डेल्फी मेथड रह गया था जिसको आज हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। कमिंग टू द स्ट्रेटजीज, द टॉपिक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन कुछ इस तरह से है। हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो होता है, की कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस से मुराद इसमें कोई बरसात, गर्मी, सर्दी, जो मौसमी वेदर कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, बल्कि कॉरपोरेशंस के अंदर या बिजनेस के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो एक माहौल होता है, यकीनन उसमें भी गर्मी, सर्दी और फ्रेंडशिप और एमिकेबल एटीट्यूड और एक दूसरे से ताउन, एक दूसरे से राइवलरी, ये सारी चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एनवायरमेंटल एनालिसिस से मुराद यही है, बाहर के मौसमी असरात की बजाय अंदर के मौसमी हालात और असरात और उनका एनालिसिस हम करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो रोल है वो क्या होता है और क्या होना चाहिए। इसके अलावा हम फिर आगे बढ़ते हुए वी विल डिस्कस द प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन।
स्ट्रेटजी फार्मूलेट कैसे करते हैं, बनती कैसे है और उसके क्या एस्पेक्ट्स मद्देनज़र रखने चाहिए। इसके अलावा इस पर्सपेक्टिव में हम माइकल पोर्टर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक लीडिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हैं, उनके स्टेप्स को, उन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ टेक्टिकल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसकी तरफ हम आएंगे बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर सब्जेक्ट। competitive dynamics and the organization's financial performance, obviously फाइनेंस के बगैर जितनी भी एक्सपर्टीज़ हों वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाती हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी आउटकम if there is no funding, because money makes the mayor go. If there is no money, then we cannot make the mayor go. हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट रन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ जब फाइनेंशियल आउटकम या परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंस सामने आती है, यानी प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट शेयर बेहतर होता है, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करती है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। उससे फिर फर्दर प्लानिंग की जाती है कि आगे हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं और किस तरीके से चलें। अगर मैं इन आज के लेक्चर को सम अप करूं तो हमारा फोकस आज के लेक्चर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ है। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान होने चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन प्लान होना चाहिए कि जिसमें एक बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करे। तो बेसिकली आज के लेक्चर को हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ दी मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एंड डिफाइन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी है क्या चीज़। एज आई डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली कि आज का जो लेक्चर है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग फोकस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। जब हम ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ हमने बिजनेस को लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि उसके चंद एक कंपोनेंट्स हम ग्रो करें, उसके फाइनेंशियल सेक्टर, उसका फाइनेंशियल पार्ट ग्रो कर रहा हो और इनपुट में प्रॉब्लम आ रहे हों। इनपुट अगर सप्लाई हम ठीक करें तो आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है डिस्टर्ब हो। इसी तरह अगर इनपुट आउटपुट ऑप्टिमल रिलेशनशिप हो लेकिन मार्केटिंग बेहतर ना हो, तो यहाँ इससे मुराद ये है कि तमाम सेक्टर्स को यूनिफॉर्मली बैलेंस तरीके से आगे लेके चलना जो है ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग का फोकस होता है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है बेसिकली वो इसी के ऊपर फोकस करती है। So management's focus is on the organization's strategic goal and determining what must be done to attain organizational goals over the long term. तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है और उनको अचीव करने की जो प्लानिंग और जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कहते हैं। लॉन्ग टर्म कितना पीरियड है? अगरचे टेक्स्ट बुक्स में इस पीरियड को 3 to 5 years डिफाइन किया गया है, लेकिन बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि लॉन्ग टर्म क्या चीज़ है। लॉन्ग टर्म वो पीरियड है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वो प्रोसेस है जब when time period is sufficient to bring about all types of changes in the business,
all types of required changes in the business in order to sustain, in order to grow, in order to further establish share in the market. अब ये जो कि ट्रेडिशनली इसके लिए ज़्यादा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, तो एज ए रूल ऑफ थम 3 to 5 years पीरियड जो है वो बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये मेंशन होता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस प्लानर या टेक्निकल एक्सपर्ट्स इतने एफिशिएंट हैं, इतने प्रोडक्टिव हैं और उनको इतनी सपोर्ट हासिल है कि वो दे कैन ब्रिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। जब हम कहते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स दोनों में तब्दीली मुमकिन हो। तो लॉन्ग टर्म में, जब हम लॉन्ग टर्म कहते हैं तो स्ट्रेटजी ये होती है कि टाइम पीरियड इज सफिशिएंट टू कंडक्ट R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई टेक्निक्स डेवलप करना पॉसिबल हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो शॉर्ट टर्म में हम देखते आए हैं, जो फ्लॉज हैं उनको ओवरकम कर सकें और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें। इसके अलावा उससे एसोसिएटेड बिजनेस की ग्रोथ के जो और फिक्स फैक्टर्स हैं उनको हम चेंज कर सकें। जैसे अगर स्पेस हमें चाहिए, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट करनी है, उसको बिजनेस के साथ साथ, रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो बिल्डिंग की जो ज़रूरतें हैं, बिल्डिंग एक्सपैंड करने की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। इसके अलावा मशीनरी, टूल्स, हायरिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ ये पॉसिबल हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आमतौर पे हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लोगों को हम भर्ती करते हैं। Then we see what is their outcome, we evaluate their outcome, and then we learn that the experienced people are generally more productive. In less time they can produce more output, their value addition is much more than the fresh graduates. तो लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा तमाम, मैंने जर्नलाइज कर दिया कि तमाम फिक्स फैक्टर्स जिनको शॉर्ट टर्म में चेंज करना पॉसिबल ना हो और उनके लिए ख़ास ड्यूरेशन पीरियड रिक्वायर्ड हो, जब आप ऐसा कर सकें तो आप समझ लें कि बिजनेस इज़ ग्रोइंग टुवर्ड्स द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर्स को इंक्लूडिंग R&D आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में। स्ट्रेटजी कहते किसे? व्हाट इज़ स्ट्रेटजी? Strategy, broad general plan for long term objectives. Very short इसकी डिस्कशन हो गई है। अब यहाँ प्रॉपर वर्ड्स यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। broad general plan for long term objectives, focused on many different organizational areas, जैसे मैंने बताया, मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस तक, इनपुट सप्लाई सस्टेनेबिलिटी से लेकर मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट तक, मशीन की रिप्लेसमेंट से लेकर नई टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन तक का जो फोकस है ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। और स्ट्रेटजी में यकीनन बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको सामने रखा जाता है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली ऑफर्स ब्रॉड डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रॉड वे से, तमाम पर्सपेक्टिव से आगे लेकर चलने का जो प्रोसेस है या जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। इसका एंड रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम देखना चाहते हैं, कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड द फर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजी में हमेशा जो स्टेप्स होंगे, जो इनोवेशन होगी, जो रॉ मटेरियल इनपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं करेगी। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव की तरफ उसको लेके आना होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी को इन शॉर्ट हम
डिफाइन कर सकते हैं। कुछ सैम्पल स्ट्रेटजीज जो कि मुख्तलिफ बिजनेसेस ने डिफरेंट टाइम पीरियड में अडॉप्ट की हैं, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। Examples of organizational objectives and related strategies for 3 organizations in different business areas. इन examples में ये शो किया गया है कि organizational objectives के साथ strategies किस तरह relate होती हैं in different business areas. कॉलम 1 में कंपनी का नाम शेयर किया गया है as an example, और कॉलम 2 में टाइप ऑफ बिजनेस डिस्कस हुआ है। कॉलम 3 में सैम्पल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है फर्स्ट कॉलम में, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एक सैम्पल के तौर पर। देयर वर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स, तो कुछ सैम्पल के तौर पर यहाँ पे रीस्टेट किया गया है उनको। जैसे कंपनी नंबर 1 कि एक ऑब्जेक्टिव को शेयर किया गया है एंड कंपनी 2 के एक ऑब्जेक्टिव को और कंपनी 3 के 2 ऑब्जेक्टिव्स को आपके साथ एग्जांपल में शेयर किया गया है। फिर इन ऑब्जेक्टिव की अकम्पलिशमेंट में, इनकी अचीवमेंट में जो मेजर्स लिए गए हैं, जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है, वो लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल में डिस्कस हुआ है। मिसाल के तौर पे फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की, इसका टाइप ऑफ बिजनेस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और इसका एक सैम्पल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, फोर्ड मोटर्स had to actually compete with Japanese motors and the European motors. तो इसमें काफ़ी, क्योंकि जापानीज़ मोटर्स ने, जापानीज़ ऑटोमोबाइल ने यूरोप और अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ही शेक किया, बहुत ही टफ टाइम दिया, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर थी, बहुत ड्यूरेबल थी और बड़ी तेज़ी से वैरायटी चेंज और चेंज ऑफ डायमेंशन, चेंज ऑफ फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती थी जापानीज़ कार्स में। तो अल्टीमेटली जो अमेरिका की फोर्ड कंपनी थी उसको बहुत सारा अपना मार्केट शेयर लूज़ करना पड़ा। तो ये सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है, तो कंपनी ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हाउ टू रीगेन मार्केट शेयर which was recently lost to the Honda and the Toyota. Honda and the Toyota, these are two Japanese companies, Japanese automobile. तो इन्होंने जितना टफ टाइम फोर्ड मोटर को दिया, तो फोर्ड मोटर मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल सेट किया कि हम अपने शेयर को रीगेन कैसे करें। अब इसके लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी 1, 2, 3 ये लास्ट कॉलम में ये शो की गई है। नंबर 1, रीसाइज एंड डाउन साइज प्रेजेंट मॉडल्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वेरी क्लियर। नंबर 2, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सब इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड एंड लग्जरी कार्स, क्योंकि इनकी डिमांड बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी, तो इसको वो उन्होंने कंटिन्यू करना पसंद किया। तो स्टूडेंट्स, द थर्ड जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की फोर्ड मोटर ने, दैट वाज दे एम्फेसाइज यूज ऑफ हाइब्रिड इंजन एंड द फ्यूल एफिशिएंसी। पाकिस्तान में हाइब्रिड कार रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने जो स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया, वो that was also one of the objectives to regain the market share after adopting and implementing this strategy, जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह बर्गर किंग या बर्गर किंग फास्ट फूड
टाइप ऑफ बिजनेस, और ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। और स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट की गई? 1 and 2, इंक्रीज पीपल एफिशिएंसी, इंक्रीज मशीन एफिशिएंसी। जो फास्ट फूड प्रोसेस में जो मशीन उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मेकिंग में, फास्ट फूड की, बर्गर की मेकिंग में और उसके प्रोसेस में यूज़ हो रही थी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी कम टाइम पे वो ज़्यादा आउटकम दे सकें, और लोगों को ट्रेन करना ताकि वो कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट जो है बर्गर की वो सप्लाई कर सकें। तीसरी कंपनी सीपी रेल रोड, और टाइप ऑफ बिजनेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स से कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ एंड कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने वाली कंपनीज हैं। एक वो जिसको एक सेटबैक हुआ लॉस ऑफ द मार्केट शेयर की शक्ल में, और दूसरा जो कि सप्लाई अपनी पूरी नहीं कर पा रही थी, और तीसरा ग्रो कर रही थी और वो इसको सस्टेन करना चाह रही थी। तीनों की स्ट्रेटजी में आप देख लें, ज़ाहिर है कि जब मार्केट शेयर लूज कर जाती है कोई कंपनी या कोई बिजनेस, तो उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस से डिज़ाइन करनी चाहिए। और इसलिए, और यही बात आपको ये 3 जो स्ट्रेटजी यहाँ पे 3 स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी यहाँ पे मेंशन है, उससे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो थर्ड कंपनी जो कि सीपी रेल रोड है, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ, कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट्स। इसमें नंबर 1 मॉडर्नाइज, यानी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उससे नई टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। डेवलप वैल्यूएबल रियल एस्टेट होल्डिंग्स, जितनी रियल एस्टेट है उनकी उसको, उनकी वैल्यू को बढ़ाना। नंबर 3 कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट रेल रोड मर्जर, ताकि रिसोर्सेज जो है वो कॉमनली शेयर किए जा सके और उनको इन बेटर वे यूटिलाइजेशन उनकी हो सके। ये कुछ सैंपल मैंने शेयर किया। देन नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, a process of ensuring the organization possesses and benefits from the use of an appropriate organizational strategy। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, यानी एक ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे हों और वो अपने मुनासिब तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को यूटिलाइज कर सके। तो अपनी स्ट्रेटजी और जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हैं, जो टारगेट सेट किए हैं, उनको अचीव कर सके, अपने जो ड्यू प्रोसीजर्स और प्रोसेस सेट किए हैं उनकी मदद से। अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इज the one best suited to the needs of the organization at a particular time। मुख्तलिफ प्रोसीजर, स्टेप्स, टूल्स डिसाइड किए जाते हैं और उनमें से जो बेस्ट सूटेड टूल और स्ट्रेटजी, जो टूल और जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाता है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट्स अचीव किए जा सकें। ये एक मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। स्टेप 1, हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। पहले स्टेप में एनवायरमेंटल एनालिसिस से क्या मुराद है कि हमारा जनरल ऑपरेटिंग और इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, जनरल मैनेजमेंट किस तरह सोचती है, किस तरह अपने इश्यूज को समझती है,
और फिर सेकंड स्टेज पे किस तरीके से उनको ऑपरेशनलाइज किया जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आती है या इंटरनल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी आती है, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डायरेक्शन सेट की जाती है। तो पहले स्टेप में एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी जो वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट है और जो उससे एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं उनको देखना, मैन पावर को देखना, उनकी अडेप्टेबिलिटी को देखना, और फिर आगे डायरेक्शन सेट करना। और डायरेक्शन सेट करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि ये डायरेक्शन अपने मिशन और अपने विजन से और ऑब्जेक्टिव से डिविएट ना करे। उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हुए एक स्ट्रेटजी बनाना, और फिर उस स्ट्रेटजी को चौथी स्टेज पे इसको इम्प्लीमेंट करना, द फोर्थ स्टेप। और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करके छोड़ न देना, बल्कि उस पर कंट्रोल रखना। कंट्रोल से मुराद कि उसमें अगर कोई टाइम टू टाइम कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो उसको देखना और इंश्योर करना कि स्ट्रेटजी सही काम कर रही है और ऑब्जेक्टिव्स एंड द मिशन ऑफ द कॉरपोरेशन इज बीइंग अचीव्ड एंड फॉलोड। एनवायरमेंटल एनालिसिस की थोड़ी सी डिटेल कि किस तरीके से एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट in an effort to pinpoint environmental factors having significant influence on how the organization operates, helps to better understand what is happening both internally and externally as firm works toward identifying appropriate strategy. इसके ऊपर हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल यानी इंटरनली और इन लिंक विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनको अच्छी तरह समझना कि कहाँ मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ सिचुएशन बेटर है, और उस बेटर सिचुएशन को फर्दर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है इन कनेक्शन विद द पुअर वन वेयर द परफॉर्मेंस इज पुअर, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे इसको समझने के बाद आगे बढ़ा जाए। ये एक पिक्चर है जिसमें मैनेजरियल एनवायरनमेंट को सम अप किया गया है। तो ये एक जर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो आउटर बाउंड्री में आप देखें, इनके सोशल कंपोनेंट यानी आपस में जो सोशबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको देखना। इकोनॉमिक कंपोनेंट के व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करना। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी कितनी सपोर्टिव है, कितनी आउटडेटेड है, आउटवर्न है। अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जा रही है, आउटवर्न होती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना। एंड पॉलिटिकल कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट यानी जो इसमें पॉलिटिकल लिंकेज है, जो कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है उसका इंटरनल बिजनेस के इंटरनल मैटर्स के साथ कितना लिंक है, उसको देखना। और लीगल कंपोनेंट, क्या हम सेट रूल्स रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं, और किस एक्सटेंट तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देखना। ये जनरल एनवायरनमेंट है। अगर हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, वो मसलन इंटरनेशनल कंपोनेंट को हमने देखना होगा कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी प्रोडक्शन टेक्निक्स, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन में किस हद तक सक्सेसफुल जा रही है, किस हद तक गियर विद है, और उसमें कितना चेंज लाने की ज़रूरत है। सप्लायर कंपोनेंट के जो इनपुट सप्लायर हमारे साथ लिंक्ड है इंटरनली या एक्सटर्नली, यानी लोकली या इंटरनेशनली, उनको देखना कि उनमें क्या चेंज रिक्वायर्ड है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने
जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है उसमें ये किस हद तक सपोर्टिव है या सपोर्टिव नहीं है, इन फैक्टर्स को देखना। कंपटीशन के कंपोनेंट को देखना, कितने कंपेटिटर्स आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी उनकी है, क्या उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या इम्प्रूवमेंट उनकी प्रोडक्ट्स में है, और फिर उसको समझ के अपना मार्केट शेयर गेन करना, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। कस्टमर कंपोनेंट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस कितनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, क्या कस्टमर के पास टाइम है इन आपकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, किस किस्म की एप्स, किस किस्म की फर्दर एसेसरीज और किस किस्म की इम्प्रूवमेंट आपकी प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है, उसको देखना। और लेबर कंपोनेंट, यानी लेबर की स्किल क्या आउटडेटेड तो नहीं हो गई, क्या उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना, ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में जो मेन चीज़ें हैं वो प्लानिंग का एस्पेक्ट्स को हमने देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल के एस्पेक्ट्स को देखना होता है, और इसमें इन्फ्लुएंसिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं और कंट्रोलिंग, इनकी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ हम उसको इस पर्सपेक्टिव में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इनका ये जो आउटर सर्कल के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ लिंक और स्ट्रांग लिंक को डेवलप करना, ताकि हम अपनी कॉरपोरेशंस को आगे लेकर जा सकें। तो जनरल एनवायरनमेंट में ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए उस सर्कल के अंदर। और इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में, जिसमें पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल हैं, ये मैंने बताया था, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल इसने दिया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हमें फोकस करना है इन ऑर्डर टू डेवलप आवर स्ट्रेटजी टू सस्टेन। हमने एक तरफ न्यू एंट्रेंट्स को देखना है और दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट्स को देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसको बनाने वाले नए प्रोड्यूसर और नए सेलर्स या न्यू सेलर जो है वो किस तेज़ी से, किस पेस से वो मार्केट में एंटर हो रहे हैं और हमारा शेयर जो है वो ग्रैब कर रहे हैं, और हमने वो शेयर किस तरह वापस लेना है, जिस तरह हमने फोर्ड की एग्जांपल हमने डिस्कस की। और अगर न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, सो फार सो गुड एंड वी हैव नॉट लॉस्ट एनी शेयर, then how to continue sustaining, how to continue acquiring the same share, rather how to improve our market share further. सब्स्टिट्यूट्स को हमने फोकस करना होता है कि जो प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल सेट है तो उसके मुकाबले में कई मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, और वो प्रमोशन प्राइस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हमें क्या इन कंपटीशन वो कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है ताकि हम ड्राइव आउट ना हो जाए मार्केट से। ये जो सब्स्टिट्यूट हैं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट ना कर पाएँ एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन से। हमने अपने शेयर को किस तरह अपने इनके सब्स्टिट्यूट का मतलब बेसिकली कंपेटिटर्स। इसी तरह बायर्स को फिर दूसरी तरफ हम देखना है, क्योंकि जब न्यू एंट्रेंट्स और दूसरी तरफ जो है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो एक सबसे बड़ा इशू जो है वो बायर्स की तरफ से आता है कि बायर्स की बारगेनिंग पावर बढ़ जाती है। हमने बायर्स की बारगेनिंग पावर को अपनी फेवर में कैसे लेके आना है, उसमें यकीनन क्वालिटी, बेटर एप्स, बेटर एसेसरीज और उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस और उसकी जो वारंटी और गारंटी के जो इश्यूज हैं उनको हमने बेहतर करना होगा। अपनी इंटरनल कॉस्ट को हमने कंट्रोल करना होगा, राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को उनकी प्राइसेस से बढ़ने से रोकें, और एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट द बायर्स should remain
satisfied. तो ये एक जो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी है उसको हमने अपने in the environment of the competitors, and given the competition in the market and given the availability of substitute in the market, we have to come up with strong strategy to sustain and grow forward. So students, moving ahead, Porter's 5 forces model जो है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. Ability of the new firms to enter an industry. Power customers have over firms in the industry. ये हमने डिस्कस किया. Power suppliers have over firms in the industry. उसको देखना है. And the extent customers can use product services from the other industry, जिसको हमने substitutes के framework में डिस्कस किया. इसके अलावा राइवलरी से मुराद यहाँ पे कोई जंग या दुश्मनी या एक दूसरे को कत्ल करने वाली राइवलरी नहीं है, बल्कि ये राइवलरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है कि किस हद तक कंपटीशन हमारे और कंपेटिटर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है और किस तरह ये कंपटीशन हम अपनी फेवर में लेके जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कि विच एग्जिस्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इमीडिएट एंड स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन उसकी क्या हो सकती हैं, उनको मैनेज करना. इंटरनल एनवायरनमेंट में we also include the marketing strategy, the financial strategy and the accounting standards जिनको जो हम फॉलो करते हैं related to our transactions. इसी तरह इसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रोलिंग के जो फ्रेमवर्क हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको भी ना सिर्फ इंटरनली देखना है, बल्कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ किस तरह बैलेंस और इक्वेशन फॉर्म में हमने बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन, एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन. तो ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर. हम पिछले कई लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं. डायरेक्शन एक ही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और मिशन क्या है. तो हमें ब्रॉडली जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, जो कुछ हमने करना है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो मिशन है हमारा और ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं. इसके लिए जो भी मिशन स्टेटमेंट होती है उसको हम बनाते हैं और उसको एक रिटन फॉर्म में हम लेके आते हैं, और जितने वर्कर्स, जितने स्टेक होल्डर्स जो इंटरनली हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको ये मिशन स्टेटमेंट बाकायदा दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, और टाइम टू टाइम उनको रिमाइंड कराया जाता है कि हमारा जो मिशन है वो ये है, और इसकी तरफ हमने जो भी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पैरामीटर्स, जो भी उसकी स्पेक्स हैं, वो हमारे इस मिशन से, ऑब्जेक्टिव से डिविएट हरगिज़ नहीं करने चाहिए. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन. मिशन स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड इंक्रीजेस, क्योंकि हम एक मिशन के तहत काम कर रहे होते हैं, एक मोटिवेशन होती है, एक कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स अ मिशन, तो उससे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बढ़ जाती है. इंडिविजुअल की डायरेक्ट एफर्ट्स इम्प्रूव होती हैं. टारगेट्स और गोल्स जो हैं बड़े एक्सप्लिसिटली नोन होते हैं, डिफाइंड होते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल से लेकर टॉप तक सब फोकस्ड होते हैं. इट ऑफर्स साउंड रैशनल फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि एक रैशनैलिटी प्रोवाइड करती है, एक रैशनल प्रोवाइड करती है मिशन स्टेटमेंट, कि हम जो रिसोर्सेज अवेल कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दिस मिशन. वर्क एरियाज और जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड, और हर एक अपने उस जॉब के मुताबिक, असाइंड जॉब के मुताबिक काम कर रहा होता है.
तो रिलेशनशिप बिटवीन मिशन एंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स शुड फ्लो नेचुरली फ्रॉम मिशन। मिशन ही असल में एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है और उसी को ही हम बार बार रिकॉल करते हैं, रिमाइंड करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स की तरफ एक कमिटमेंट के साथ, एक मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो मिशन शुड फ्लो देयरफॉर नेचुरली फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन द एनवायरमेंटल एनालिसिस, कि जो भी एनवायरनमेंट वहाँ पे उस वक्त होता है उसको हमने देखना होता है, तो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के टूल्स क्या हैं? इसके बेशुमार टूल्स हैं, हम चंद एक यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे क्रिटिकल क्वेश्चन एनालिसिस, हम हर अपने स्टेप को, अपनी स्टेज को हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि ये ऐसा है तो ये क्यों है, इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो सकती, फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं और स्टैंडर्ड से हम कितना दूर है, क्या डेफिशिएंसी है, किस तरह हम कैचअप कर सकते हैं एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को। ये क्रिटिकल क्वेश्चंस एनालिसिस। हम अगर 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं पर एनम, तो वाई नॉट 30%? क्या चीज़ें हैं जो रुकावट हैं, उनको देखना। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, इनको देखना। और बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, बिजनेस के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना कि क्या पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, क्या कम्बिनेशन ऑफ स्किल्स हो सकती हैं, क्या कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स हो सकती हैं, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन हो सकता है वगैरह। ये यहाँ उन क्वेश्चंस को जो हमने पीछे ये डिस्कस किए यहाँ पे, उनको फर्दर इलेबोरेट किया गया है। तो स्वॉट एनालिसिस में ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम इंटरनली और एक्सटर्नली हम देखते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। दिस इज तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इनका डिटेल से एनालिसिस करना जो है, दैट इज स्वॉट, दैट इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये बेसिकली BCG इज फॉर बॉस्टन स्ट्रेटजी, जिसमें GE मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। देयर आर सो मैनी एनालिटिकल टूल्स इन अकाउंट्स, इन बैलेंस शीट एनालिसिस, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एड्रेस करते हैं और स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं और वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये बॉस्टन ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है। इसकी डिटेल बुक के अंदर दी हुई है कि किस तरह मार्केट ग्रोथ रेट को हम हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। कैश काउस, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड स्टार्स, ये सारी चीज़ें जो है हम किस तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं एक कंसोलिडेटेड एफर्ट से। तो स्टूडेंट्स, यह स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की टाइप्स हैं। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर competitive बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द competitor, ये हमारी डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन है कि हमारी प्रोडक्ट की एक अपनी पहचान, रिकग्निशन उसकी पैकिंग के से भी हो सकती है, कंज्यूमर के डिमांड के स्टाइल से भी हो सकती है। कंज्यूमर जो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है, यानी एक कंज्यूमर जब परचेज़ कर रहा है और वो 10 और कस्टमर्स को साथ लेके आ रहा है, उससे भी उसकी डिफ्रेंसिएशन का अंदाज़ा हो सकता है। कॉस्ट लीडरशिप, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर competitive बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स मोर चीपली दैन competitors, इसको कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं कि आप पूरी इंडस्ट्री में आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेल जो है वो किस तरह कम कर सकते हैं। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर competitive बाय टारगेटिंग पर्टिकुलर कस्टमर, यानी फोकस एक हमारा कस्टमर ही होता है आमतौर पे, उसी को हम देखते हैं।
ये कुछ सैम्पल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, क्या हमने स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, क्या हमने अपने बिजनेस की जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको प्रोटेक्ट करना है, या हमने कुछ अपने यूनिट्स को एलिमिनेट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द बिजनेस। ख़ास तौर पे ऐसे यूनिट जो बर्डन सम हो जाते हैं, जो बोझ बन जाते हैं, जिनका कॉस्ट की वजह से या इनएफिशिएंसी की वजह से या लेस प्रोडक्टिविटी की वजह से या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड लेबर जो रिक्वायर्ड होती है वो बाज़ यूनिट्स में सही तौर पे अवेलेबल नहीं होती, तो उनको किस तरीके से हम क्लोज करके जो एग्जिस्टिंग फंक्शनरीज हैं हमारे जो एफिशिएंट है उनको किस तरीके से एक्सपैंड और बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए ये स्किल रिक्वायर्ड है। मसलन इंटरेक्टिंग स्किल, interaction not only with the workers and the staff but also interaction with our potential buyers, the customers, जो मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, पर्सनल विजिट के थ्रू भी हो सकती है, जिसमें हमारी मार्केटिंग की टीम्स जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन चला के भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एलोकेटिंग स्किल कि जो हम रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं वो किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे से हम एलोकेट करें। इसके अलावा मॉनिटरिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिसोर्सेज को इंक्रीज करना या एलोकेट करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही रिसोर्सेज सही जगह पे प्लेस करना, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उनको क्लोजली मॉनिटर करना, ऑडिट करना, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये वो सारे प्रोसीजर हैं कि कंट्रोल्स में कंट्रोल हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से पढ़ आए हैं कि मॉनिटरिंग, चेकिंग और फिर फोकसिंग कि क्या हम ऑब्जेक्टिव जो हमारा मिशन था, जो ऑब्जेक्टिव था उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो टेक्टिकल प्लानिंग जिसमें शॉर्ट रेंज प्लानिंग एम्फेसाइजिंग द करंट ऑपरेशंस, कि जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स फिर यूज़ करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो रुकावटें आ रहे हैं अल्टीमेटली हमारी ये स्ट्रेटजी जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको वीक करते हैं, तो उनको कैसे शॉर्ट टर्म में ही उनको प्रोडक्शन लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको शॉर्ट टर्म में ही कंट्रोल कर लेना, शॉर्ट रेंज में ही उनको इम्प्रूव करके आगे बढ़ना जो है। तो स्ट्रेटेजिक वर्सेस टैक्टिकल प्लानिंग, ये कुछ हमने इस टेबल में डिफरेंशिएशन की हुई है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंपेटिटिव डायनामिक्स, डिफरेंट कंपटीशन की स्ट्रेटजीज होती हैं। मसलन अटैकर स्ट्रेटजी ये है कि आप एज ए फर्स्ट फर्म ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, ऐसा टैक्टिकल एक्शन लें कि जिससे आप कंपेटिटर के मुकाबले में डोमिनेट कर जाएं और जो भी आपका कंपेटिटर मार्केट में आए उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाए। डिफेंडर, आप ऑलरेडी मौजूद हैं, सेकंड फॉर्म विच मस्ट चूज वेदर और नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द अटैकर, कि क्या आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे अगेंस्ट द अटैकर इफ अटैकर इज समवन एल्स। कंपेटिटर अवेयरनेस, हाउ माइंडफुल ए कंपनी इज टू द कंपेटिटर्स एक्शंस, कि मिसाल के तौर पे वो प्राइस कट कर रहे हैं तो क्या हमें भी प्राइस कट करनी चाहिए। वो अपने R&D पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह कंपेटिटर मोटिवेशन, इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक एक्शन, कि क्या इंसेंटिव्स क्या होंगे अगर लोग इनिशिएटिव लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, तो इंसेंटिव क्या है, कोई ग्रोथ इंसेंटिव है, कोई पैकेज इंप्रूवमेंट इंसेंटिव है या नहीं। इसी तरह कंपेटिटर कैपेबिलिटी, कि क्या फर्म्स की एबिलिटी भी है टू टेक सम एक्शन
or they are simply followers and follower and follower. तो ये सम अप है कंपेटिटिव डायनामिक्स का। तो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। बेसिकली हमारा फोकस जो था वो माइकल पोर्टर के 5 स्टेजेस के ऊपर था, जिसके फ्रेमवर्क में हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्कस किया और एक बिज़नेस के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में क्या फैक्टर्स और क्या चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे आज का लेक्चर था। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।